तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स की। मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ट्वेल्थ फिजिक्स को मैं जीरो लेवल से चालू कर रहा हूँ और अपर लेवल तक आपको पहुँचा कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आपके लिए चालू कर रहा हूँ। चैप्टर को ध्यान से देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए समझा कर दूंगा। ध्यान से देखते जाइए, फुल फोकस के साथ क्लास में बैठ जाइए। अब मैं चालू कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को। किसको कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को। हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के लिए हमें इसमें बेसिक रूप से आवेश की आवश्यकता होती है, यानी आवेश की। आवेश से हम चालू करेंगे। आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए कि आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। ओके, अब देखो चार्ज होता क्या है। आपने सुना होगा कि इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, कि इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपने अक्सर सुना ही होगा। इसी के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से देखते जाइए चार्ज के बारे में। अब देखो, मैं सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन बताता हूँ। किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुण जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर लेती है, उस वस्तु पर उपस्थित आवेश कहलाता है। माना कोई वस्तु ए है और ये इसका चारों तरफ का जो एरिया है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया उत्पन्न करती है। जो उत्पन्न करने का इसका गुणधर्म है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आवेश का। ये इसकी डेफिनेशन है आवेश की। किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुण जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है, उस वस्तु पर उपस्थित आवेश कहलाता है। ओके, अब देखो मैंने आपके लिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, मेरे द्वारा हैंड रिटन द्वारा लिखे हुए कॉन्सेप्ट और थ्योरी है। ध्यान से देखते जाइए आवेश की डेफिनेशन को। किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुण जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है, उस वस्तु पर उपस्थित आवेश कहलाता है। मैं आपके लिए विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक एरिया को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा आवेश है जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया उत्पन्न कर लेता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यह विद्युत क्षेत्र है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका चार्ज, आवेश। ओके, अब नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखते जाइए। नोट पॉइंट कह रहा है जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में उपस्थित होती है। माना कि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में यानी Q बराबर 0 है, उसका चार्ज क्या है? Q बराबर 0 है। Q बराबर 0 है उसका चार्ज, तो ब्रह्मावस्था में उत्पन्न होगी, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि वस्तु ब्रह्म अवस्था में है, क्या है? ब्रह्म अवस्था में, तो वो वस्तु अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है? और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होगी, यदि वस्तु ने टाइम के साथ मोशन करना शुरू कर दिया यानी गति करना शुरू कर दिया, तो वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी, यानी इलेक्ट्रिक एरिया के साथ साथ मैग्नेटिक एरिया भी उत्पन्न करेगी। ये लिखा हुआ जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में उपस्थित होती है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेती है। और जब कोई आवेशित वस्तु त्वरित गति करती है यानी एक्सेलरेशन मोशन करती है, त्वरित गति करती है। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरित और मोशन को कहते हैं गति। तो एक्सेलरेशन गति करती है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और वेव EMB। मैग्नेट को इंग्लिश में मैग्नेट कहेंगे और हिंदी में चुंबक कहेंगे। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और वेव यानी तरंगे उत्पन्न कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट कोई आपको डाउट हो रहा हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं आप। 1 सेकंड में आपके लिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मैं चालू कर रहा हूँ आगे। तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा से और रिवीजन कराना चाहता हूँ। थोड़ा
एरर आ गया था, थोड़ा बीच में बफरिंग हो गई थी, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो चार्ज क्या होता है, आवेश होता क्या है, किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुण जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है, उस वस्तु पर उपस्थित क्या होता है, आवेश कहलाता है, यानी चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्ज। आपने अक्सर सुना होगा कि इस वस्तु पर कौन सा पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने ये सुना होगा कि नॉर्थ पोल है इस पर या साउथ पोल है। आपने सुना होगा कि इस पर ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है। यही आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है किसी वस्तु पर अपना ही उपस्थित गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर एरिया उत्पन्न करती है। और वो एरिया कौन सा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक एरिया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एरिया को आपको ध्यान में रखना है। इसे ही हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। और नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में जब कोई वस्तु विराम अवस्था में उपस्थित होती है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। यानी आवेश कितना है, 0 किसी वस्तु पर, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। यदि विराम अवस्था में हुआ है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यदि कोई वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, टाइम के साथ मोशन करना प्रारंभ कर दे, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेती है। यदि कोई वस्तु त्वरित गति करती है तो वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर लेती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर लेती है। अब देखो थ्योरी में ये लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में उपस्थित होती है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में उपस्थित होती है, यानी मोशन में उपस्थित होती है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। और जब कोई वस्तु आवेशित वस्तु त्वरित गति करती है, यानी एक्सेलरेशन मोशन करती है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखो मैं आपके लिए आगे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते आइए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश फाइनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखते जाइए। एक होता है आपका पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। और एक होता है आपका नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो इनके हो गए इंग्लिश वर्ड। अब मैं हिंदी वर्ड बता देता हूँ। धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ये हो गया इनका हिंदी वर्ड। धनात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और ऋणात्मक को नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, अब मैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बता देता हूँ आपके लिए क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, माना ये कोई ए वस्तु है, क्या है, ए वस्तु है, और ये बी वस्तु है, क्या है, बी वस्तु है। इसके पास मेरा मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव सिंबल आता है, यानी माइनस का चिन्ह आता है। तो ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ए बंदा बी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि बी इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ये देना चाहता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बी के लिए त्याग रहा है। तो त्यागने का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बिंदु ए कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो होता है आपका धनात्मक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण कौन कर रहा है, बी ग्रहण कर रहा है, बिंदु बी ग्रहण कर रहा है। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, बिंदु ए ने दे दिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बिंदु ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं।
ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। ये आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए। अब यहीं से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए, यदि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मेरा मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपके लिए इसकी कुछ डेफिनेशन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए, ऋणावेश की और धनावेश की, ध्यान से देखते जाइए। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल रूप से लिखी हुई है। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऋणावेश की। किसकी बात करते हैं, ऋणावेश। किसकी बात करते हैं हम, ऋणावेश की। एक मिनट। अब देखो ऋणावेश की डेफिनेशन दिखाता हूँ आपके लिए। ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। आपको आवेश की डेफिनेशन पता चल गई होगी और आवेश के प्रकार की डेफिनेशन पता चल गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया है, आवेश और आवेश के प्रकार। सेकंड टॉपिक है आपका आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियां कितनी होती हैं उनके बारे में ध्यान से सुन लेना, बताने जा रहा हूं। इनकी कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए और डेफिनेशन आपके लिए काम दिलाएंगी, ध्यान से देख लीजिए। तो इनकी डेफिनेशन सिंपल रूप से लिखी हुई है, ध्यान से देखते जाइए। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन विधि, उसके बाद प्रेरण विधि, उसके बाद चालन विधि। घर्षण विधि, प्रेरण विधि और चालन विधि। सबसे पहले हम फ्रिक्शन विधि को पढ़ते हैं, यानी घर्षण विधि को पढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए। जब कोई 2 न्यूट्रल वस्तुओं को एक दूसरे वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे पर घर्षित कराया जाए तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ध्यान से देखते जाइए। क्या कह रहा है यहाँ पर, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर समान परिणाम का ऋणावेश उपस्थित होता है तो उसे आवेश उत्पन्न करने की घर्षण विधि कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। उससे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन विधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ध्यान से देखते जाइए। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखा हुआ है, यदि किसी क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्षण पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु पर धनावेश उपस्थित होता है तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपके लिए बताऊंगा। सेकंड एग्जाम्पल भी कवर करते हैं। यदि किसी बिल्ली की खाल से एमोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल से एमोनाइट एवं प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका डाउट मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपने बालों से किसी कंघे को घिसिए या अपने बालों में कंघे को डालकर देखिए, फिर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल कागज के कंघे के पास लाइए तो कंघा क्या करेगा, ये कंघा है, ये क्या है, कंघा क्या है, कंघा है, और ये छोटे छोटे माइन्यूटिकल पार्टिकल कागज के पार्टिकल हैं, ये क्या है, कागज है, और ये क्या है, कंघा है, ये क्या है, कंघा। ये कंघा होया तो कंघा क्या करेगा, इन कागज के पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा ये, ठीक है, आकर्षित। उससे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन विधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ध्यान से देखते जाइए। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सीधे सीधे लिखा हुआ है, यदि किसी क्षण को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्षण पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु पर धनावेश
उपस्थित होता है तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपके लिए बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल भी कवर करते हैं। यदि किसी बिल्ली की खाल से एमोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल से एमोनाइट एवं प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऐसा क्यों होता है इसका डाउट मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपने बालों से किसी कंघे को घिसिए या अपने बालों में कंघे को डालकर देखिए, फिर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल कागज के कंघे के पास लाइए तो कंघा क्या करेगा। ये कंघा है, ये क्या है, कंघा क्या है, कंघा है, और ये छोटे छोटे माइन्यूटिकल पार्टिकल कागज के पार्टिकल हैं। ये क्या है, कागज है, और ये क्या है, कंघा है। ये क्या है, कंघा। ये कंघा हो गया। तो कंघा क्या करेगा, इन कागज के पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये ठीक है, आकर्षित करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। आकर्षित को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आपने सुना होगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर कागज के टुकड़ों को। क्यों करेगा, क्योंकि जो हम बालों में कंघा डाल रहे हैं, बालों से क्या आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो बाल इसके लिए इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया और बाल कौन से हो गए, पॉजिटिव हो गए। सिंपल सी बात है। और ये लिखा हुआ है, यदि किसी क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्षण पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु पर क्या, धनावेश उपस्थित होता है। तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसी वस्तु पर क्या होगा, धनावेश उपस्थित होगा, जिससे रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उपस्थित होता है। रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उपस्थित होता है, इसे ही हम कहते हैं घर्षण विधि। सिंपल सी बात है। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट क्या है आपकी, सेकंड प्रेरण विधि। क्या आती है, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि की डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखते जाइए। देखो इसकी डेफिनेशन कहती है, आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को हम प्रेरण विधि या आवेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास यदि हम लाया जाएं, यानी हम किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाएं, ये आवेशित वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, तो इसके पास हम लाएं या प्रेरित कराएं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में निकल जाते हैं, चले जाते हैं। यदि इस वस्तु को हम पृथ्वी से भूसंपर्कित कराएं तो भूसंपर्क के दौरान पृथ्वी में क्या चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन उनको एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। और देखो ये क्या कहती है, प्रेरण विधि। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि में जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाए तो उदासीन वस्तु आवेशित, मेरा मतलब आवेश प्रेरित हो जाते हैं, उदासीन वस्तु से आवेश प्रेरित हो जाते हैं। यदि इस वस्तु को पृथ्वी से भूसंपर्कित करा दिया जाए तो अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। अब देखो ये कुछ डायग्राम है, ध्यान से देखते जाइए। ये कोई आपकी वस्तु है, क्या है, ये कोई आपकी वस्तु है। इस वस्तु को हम पृथ्वी से भूसंपर्क कराएंगे, ध्यान से देखते जाइए। इस पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। उसके बाद ये आपकी सेकंड वस्तु है, इस पर नेगेटिव आवेश है और इस पर पॉजिटिव आवेश है। क्या है, यदि हम दोनों वस्तुओं को आपस में पास लाएंगे तो दोनों वस्तुएं उदासीन हो जाएंगी। देखो जीरो आ रहा है, प्लस माइनस जीरो हो गया। उसके बाद हमने अलग अलग दोनों वस्तु, मेरा तो अलग अर्थिया वस्तु को, तो क्या हुआ, ये आपकी पॉजिटिव वस्तु है और ये आपकी नेगेटिव वस्तु है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। यदि हम इसको पृथ्वी से भूसंपर्क कराएं तो अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का काम कर रहा है, ये रेखा, ये पृथ्वी का काम कर रहा है, इसी में स्थानांतरित हो जाएंगे आपके जो रह बचे इलेक्ट्रॉन हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। ये होती है सिंपल सी डेफिनेशन। आप इसकी मतलब डायग्राम की, आप जो मैंने डायग्राम बनाया है उसका आप इसकी शॉट ले सकते हैं। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है सिंपल रूप से। ओके, उसके बाद आता है आपका सेकंड, मेरा मतलब थर्ड, चालन विधि। ये आपकी लास्ट विधि है। क्या है, चालन विधि। चालन विधि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, चालन यानी चलना। ध्यान से देखते जाइए।
अब देखो ये क्या होती है, यदि हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु तथा उदासीन वस्तु से संपर्क कराएं, ये आपकी क्या है वस्तु ए, ये आपकी क्या है डब्ल्यू है, और ये आपकी क्या है एक्स, यानी डब्ल्यू एक्स, ये दो वस्तुएं हैं, मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू और एक्स। ये क्या है आवेशित वस्तु है और ये उदासीन वस्तु है। यदि हम किसी दूसरी वस्तु को आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु से संपर्क कराएं, यानी W को हम X से संपर्क कराएं, ये आवेशित वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, दोनों को हम संपर्क में लाएं, क्या लाएं संपर्क में लाएं, तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश हो जाएंगे। आधा तू आवेश ले ले, आधा मैं आवेश ले लूं, समान आवेश हो जाएंगे और गाड़ी समान रूप से चलेगी। ये होती है चालन विधि कि दोनों में मेरा बैलेंस फिक्स हो जाए, बैलेंस फिक्स हो जाए और आवेश भी समान स्थानांतरित हो जाएं। जब तक कि दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश का मान समान नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, चालन विधि कहेंगे। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन, चालन विधि की डेफिनेशन, आवेश उत्पन्न करने की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु अथवा उदासीन वस्तु से संपर्क कराया जाए, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मेरा मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश का मान समान प्राप्त हो, इसे ही आवेश उत्पन्न करने की चालन विधि कहते हैं। ये होता है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट। हम आगे पढ़ेंगे विद्युत दर्शी, इसकी बनावट के बारे में, मैं इस डायग्राम के बारे में पूरा समझाऊंगा आपके लिए। ध्यान से अगली क्लास के साथ मिलेंगे। ये आपको क्लास कैसी लगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरा तो आपको यह क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।